देखो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को मैं v0 जितनी वेलोसिटी से थीटा 0 जितने एंगल पर प्रोजेक्ट करता हूं, थीटा 0 जितने एंगल पर प्रोजेक्ट करता हूं, इसका इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 मोमेंट पर इनिशियल कोऑर्डिनेट 0,0 है। और अगर मैंने इसको ग्रेविटेशन की इफेक्ट में इस तरीके से लॉन्च किया है, तो ये ऑब्जेक्ट बेटा इट इज क्वाइट ऑब्वियस कुछ ऐसे ट्रेजेक्टरी, ऐसे पाथ पर मोशन करके आगे जाएगा। आप घर में रूमाल या कुछ भी फेंक के चेक कर सकते हो। कंसीडर करो कि t इक्वल टू टी मोमेंट पर पार्टिकल p पोजीशन इनिशियली o पॉइंट से मैंने उसको लॉन्च किया था और फाइनली अभी वो p पॉइंट पर पहुंच गया है। थोड़ी देर के बाद अगर वो p पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके फाइनल कोऑर्डिनेट x, y होंगे। इनिशियल कोऑर्डिनेट 0,0 है और फाइनल कोऑर्डिनेट x, y होंगे। अगर उसके फाइनल कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहाँ पर मैंने जो भी किया उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, ध्यान से समझना। हियर एन ऑब्जेक्ट, कुछ नेट का इश्यू लग रहा है। 2 मिनट। ओके, हियर एन ऑब्जेक्ट is projected સર તમારો વોઇસ પણ ક્રેક થાય છે. ભાઈ મને પણ એ જ લાગ્યું કે કંઈક લોચો છે, એટલા માટે તો મેં બૂમો પાડી રહ્યો છું કે કંઈક લોચો છે, એ 100%ની વાત છે. હા, ચલો હવે ક્રેક નહીં થાય. હજી ક્રેક થાય છે? હા સર ક્લિયર છે. ના ના હવે થાય છે ને ક્લિયર? ઓકે. એમાં શું હતું, બીજી બે એપ્લિકેશન પણ ઝૂમ ની પેરેલલ ચાલતી હતી ને, એટલે નેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જતું હતું. હિયર એન ઓબ્જેક્ટ ઇઝ પ્રોજેક્ટેડ from O point in XY plane. XY प्लेन में x डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो भी मैंने किया हुआ है उसको मैं यहाँ पर सब कुछ पहले तो मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पर at t equal to 0 moment इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल और इनिशियल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इनिशियल पोजीशन है r0 इक्वल टू 0,0। इनिशियल पोजीशन है 0,0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो इनिशियल वेलोसिटी है v0 और v0 का यहां पर आप देख सकते हो कि x कंपोनेंट भी बनेगा और y कंपोनेंट भी बनेगा। अगर यहाँ पर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों बनेगा तो x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट क्या होगा? तो देखो v0 का x कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, v0 का x कंपोनेंट मतलब
विच इज सेड टू बी v0x, और उसका y कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, दिस इज इट्स y कंपोनेंट। यहां पर आप देख सकते हो कि ये इसका v0x कंपोनेंट है और ये इसका v0y कंपोनेंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v0। v0 has two components, x component v0x which is equal to v0 cos theta 0, और दूसरा कंपोनेंट y कंपोनेंट v0y इक्वल टू v0 sin थीटा 0। चलो इसके बाद t इक्वल उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, उसके ऊपर लगने वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा? तो अगर बेटा कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की इफेक्ट में मोशन कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी की, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो a इक्वल टू माइनस जी जे कैप। बेटा माइनस जी जे कैप का मतलब g उसका मैग्नीट्यूड है और माइनस जे कैप ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो नेगेटिव y डायरेक्शन में इफेक्टिव है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस जी जे कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का सिर्फ y कंपोनेंट होगा माइनस जी, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 है। बेटा एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन 0 है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना। यहाँ पर एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए y डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी, x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। फाइनली एट t इक्वल टू t मोमेंट, उसकी पोजीशन क्या है? तो उसकी पोजीशन है r, p पॉइंट। तो इसका मतलब t इक्वल टू t मोमेंट, फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू r, एंड r इक्वल टू उसका कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब फाइनल पोजीशन का x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो, मैं यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूं पहले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्कशन। चलो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्कशन करना है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करना है तो मुझे सारे इक्वेशन x कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। चलो अगर मैं सारे इक्वेशन x कंपोनेंट के फॉर्म में लिखता हूं तो हमारे पास फॉर कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कंपोनेंट फॉर्म में इक्वेशंस है, और कंपोनेंट फॉर्म में इक्वेशंस मैंने डिस्कस किए थे, x इक्वल टू x0 प्लस v0x इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। चलो इसका फाइनल x कोऑर्डिनेट x है, इनिशियल x कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस v0x की वैल्यू है v0 cos थीटा 0 इंटू टाइम इज t प्लस हाफ ax इक्वल टू 0, a का x कंपोनेंट 0 इंटू टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0 इंटू टी, और ये इक्वेशन हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आया। ये इक्वेशन किसके लिए आया? हॉरिजॉन्टल मोशन का फाइनल इक्वेशन आया, जिसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल के साइड में छोड़ देता हूं। चलो अब मुझे वर्टिकल मोशन को डिस्कस करना है। बेटा वर्टिकल मोशन को डिस्कस करने के लिए सबके y कंपोनेंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वर्टिकल मोशन के लिए सबके y कंपोनेंट में डिस्कस करता हूं। तो सेम फॉर्मूला जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, y इक्वल टू y0 प्लस v0y इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर।
चलो फाइनल y कोऑर्डिनेट y है, इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस v0y मतलब v0 sin थीटा 0 इंटू टाइम इज t प्लस हाफ ay इक्वल टू माइनस g इंटू टी स्क्वायर, ay इक्वल टू माइनस g इंटू टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू v0 sin थीटा 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये y का फॉर्मूला आया, लेकिन ये हमारे काम का फॉर्मूला नहीं है, अभी बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं इसको साइड में रख देता हूं, और इसको नंबर देना है तो दे सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज सेड टू बी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो, यहाँ पर जो इक्वेशन 1 में t की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूं। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान से समझना। तो देखो बेटा, y इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 इंटू टी, लेकिन t का फॉर्मूला होगा t इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल टू x अपॉन v0 cos थीटा 0 माइनस हाफ g टी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0। अभी यहाँ पर v0 कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x साइन थीटा 0 अपॉन cos थीटा 0 मतलब टेन थीटा 0 माइनस हाफ g अपॉन v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0 इंटू x स्क्वायर। अल्टीमेटली बेटा यहाँ पर ये टेन थीटा 0 वाली टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म भी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट को मैं टेन थीटा 0 को अगर a नाम देता हूं और ये कांस्टेंट को अगर मैं b नाम देता हूं, तो यहाँ पर मुझे जनरलाइज फॉर्मूला मिलेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे मिलेगा y इक्वल टू a x स्क्वायर, सॉरी y इक्वल टू a x माइनस बी एक्स स्क्वायर। अगर किसी को देखना है तो फिर से एक बार प्रीवियस पेज लाता हूं, y इक्वल टू a x माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहां पर बेटा y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर मुझे इक्वेशन मिला। अगर आप ये इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ग्राफ प्लॉट करते हो, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कंपलसरी पैराबोलिक होता है। अकॉर्डिंग टू अबोव इक्वेशन, if we plot graph of y versus x, then it must be in parabolic shape, और अगर इसका ग्राफ पैराबोलिक है तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर ये ग्राफ पैराबोलिक है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके ऊपर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ ऑफ मोशन, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट is always parabolic in the shape। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी एंगल दे करके, अर्थ के ग्रेविटेशन के अंदर प्रोजेक्ट करते हो, तो कंपलसरी उसका जो पाथ होता है वो पाथ
पैराबोलिक ही होता है। मतलब मेरी बात जो कहने का मतलब है वो यहाँ पर ध्यान से समझो। कंसीडर करो कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया थीटा 0 एंगल पर, तो पहले वो इस तरीके से ऊपर जाता है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, और फिर मोशन करके इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पर वो नीचे आता है। बट यहां पर मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने अभी आपको ऐसा बताया, कैसा बताया कि भाई उसका उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वो वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन करता है, वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन करता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है। तो ये बात अगर मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है तो ध्यान से समझना बेटा। इनिशियल पॉइंट पर उसकी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ये इनिशियल पॉइंट पर, बीच वाले कोई पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया होगा। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। अगर वो ये पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा, ऑलवेज टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट, और ये पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं इनिशियल पॉइंट पर उसके कंपोनेंट निकालता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं ये पॉइंट पर कंपोनेंट निकालता हूं तो ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट 0, यहां पर यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट 0, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एग्जिस्टिंग। यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप देख सकते हो कि वर्टिकल कंपोनेंट पहले मैक्सिमम था, फिर कम हुआ और यहाँ पर 0 हो गया, फिर नीचे की तरफ इंक्रीज होने लगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर कंटिन्यूअसली चेंज होता है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर एक जगह पर सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का ही रहता है। तो ऐसे टाइप की मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? if any object is projected at some angle with respect to horizontal direction, then horizontal component of initial velocity remain constant, but vertical component changes with constant acceleration. Such kind of motion is called as projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन में आप इक्वेशन कुछ भी याद रखो, बट आपके माइंड में ये फंडामेंटल डेफिनेशन जो है ना, वो तो कभी भी दिमाग में से नहीं जानी चाहिए। फंडामेंटल डेफिनेशन ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
vertical component is moving under the influence of constant acceleration. यहाँ पर मुझे अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑब्टेन करने। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इक्वेशन में सबसे पहले मुझे इक्वेशन ऑब्टेन करना है, इक्वेशन फॉर टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। दूसरा इक्वेशन ऑब्टेन करना है मैक्सिमम हाइट उसने कितनी ऑब्टेन की है। चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूं मैक्सिमम हाइट गेन बाय प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट गेन बाय प्रोजेक्टाइल। देखो प्रोजेक्टाइल ने कितनी मैक्सिमम हाइट गेन की है उसका मुझे यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए। तो देखो हाइट को डिस्कस करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल मोशन को डिस्कस करना होगा या हॉरिजॉन्टल को। वर्टिकल को डिस्कस करना होगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए लॉन्च किया और वो कंसीडर करो कि ऐसे पाथ पे मोशन करके ग्राउंड पे वापस आया, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये उसने अचीव की हुई मैक्सिमम हाइट है। और मैक्सिमम हाइट को बेटा मैं यहाँ पर एच मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं उसको एच मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो हमको पता है कि हाइट को डिस्कस करना है, मतलब वाई कंपोनेंट को डिस्कस करना होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म में इक्वेशन लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ constantly accelerated motion in its component form, अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में उसके इक्वेशन लिखने जाऊं तो y कंपोनेंट को ही डिस्कस करना है। इसका मतलब v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ad। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा इक्वेशन y कंपोनेंट में लिखा है। चलो v का y कंपोनेंट फाइनली एट मैक्सिमम हाइट डिस्कस करने जाओ तो मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट 0 हो जाता है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है। इसलिए 0 माइनस v0 y का स्क्वायर मतलब v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 इक्वल टू 2 a इक्वल टू माइनस g एंड d मतलब मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस 2g h मैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि h मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन बाय द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g। v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट गेन बाय प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आया। ये मैक्सिमम हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आया, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब मुझे डिस्कशन करना है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अब मुझे डिस्कशन करना है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। तो देखो हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में लिखने जाओ तो v फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v0y प्लस ay इंटू टी, v इक्वल टू v0 प्लस at। ये फॉर्मूला को यूज किया है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज v0 साइन थीटा 0, ay इक्वल टू माइनस g एंड t इक्वल टू t। तो gt इक्वल टू v0 साइन थीटा 0, तो अल्टीमेटली t इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 बाई g
मतलब ये प्रोजेक्टाइल ने ऑब्टेन मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा, ये टाइम का फॉर्मूला है. दिस इज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट. चलो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल को, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है हमने प्रोजेक्टाइल को एक बार लॉन्च कर दिया, एक बार लॉन्च करने के बाद वो जितने टाइम तक हवा में रहता है वो डिस्टेंस को बोला जाता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, total time taken by projectile in which it flies or to return back on ground is called as total time of flight. तो बेटा ऑब्वियस है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना, वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा उससे डबल होगी. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट. उसको जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा उतने ही टाइम इंटरवल में वो ऊपर से नीचे आएगा, मतलब टोटल डबल टाइम तक वो हवा में रहेगा. तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 v0 sin theta 0 upon g, and this is formula of total time of flight. This is formula of total time of flight. अच्छा, इसके बाद मुझे डिस्कशन करना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. देखो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, 8 मिनट बाकी है, ऑल ऑफ सडन अगर बंद हो जाए तो अब रिजॉइन नहीं करना है. और कल 3 बजे से सबका ऑफलाइन टाइम स्टार्ट होने वाला है, जो मैं मैसेज में या फोन पे बता दूंगा. रेंज ऑफ प्रोजेक्ट जैसे वैसे तो नॉर्मल जो हमारा चलता है उसी हिसाब से होगा. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, तो आप देख सकते हो कि प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको बोला जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड by any projectile in horizontal direction is called as its range. यहां पर रेंज को डिस्कस करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन को डिस्कस करना पड़ेगा. अगर रेंज को डिस्कस करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को डिस्कस करना पड़ेगा. और इक्वेशन 1 हॉरिजॉन्टल मोशन का इक्वेशन है. अगर इक्वेशन 1 हॉरिजॉन्टल मोशन का इक्वेशन है तो हियर वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल मोशन x इक्वल टू v0 cos थीटा 0 इंटू टी. लेकिन बेटा मेरी बात समझो, अगर मुझे डिस्टेंस रेंज जितना चाहिए
तो टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि रेंज जितने डिस्टेंस तक ही वो हवा में रहता है। इसका मतलब x इक्वल टू आर v0 cos थीटा 0 एंड टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो रेंज इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2v0 sin थीटा 0 डिवाइड बाय g। तो अल्टीमेटली रेंज इज इक्वल टू v0 स्क्वायर 2 cos थीटा 0 sin थीटा 0 अपॉन g। बट 2 cos थीटा 0 sin थीटा 0 मतलब sin 2 थीटा 0। तो रेंज का फॉर्मूला मिला v0 स्क्वायर sin 2 थीटा 0 अपॉन g, और ये उसकी रेंज का फॉर्मूला है। थोड़ी जल्दी इसलिए है मेरे को, क्योंकि खत्म हो जाने से पहले मुझे ये थियरी कंप्लीट करनी है, टाइम खत्म होने से पहले। ये बेटा रेंज का इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मुझे मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला चाहिए। तो मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम रेंज, देखो बेटा, अगर आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे ना सेम वेलोसिटी से, तो उसकी रेंज अलग अलग मिलेगी, उसकी रेंज अलग अलग मिलेगी। कहने का मतलब, ये डायग्राम प्रॉपर नहीं है, कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, कौन से एंगल पर। तो देखो रेंज का फॉर्मूला है R इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 डिवाइड बाय g। अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो इसके लिए मुझे साइन थीटा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी, और साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मतलब 2 थीटा 0 इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 0 इक्वल टू 45। इन शॉर्ट, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करता हूं तो उसकी रेंज मुझे मैक्सिमम मिलती है, एंड दिस इज सेड टू बी फंडामेंटल कंसेप्ट फॉर द मैक्सिमम रेंज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की थियोरी का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आज के दिन में आप प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से लर्न करना। मैं आपको कल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, नए क्वेश्चन भी होंगे और पुराने क्वेश्चन का रिवीजन भी कराऊंगा। तो कल मॉर्निंग सेशन में एक्स्ट्रा क्लास, रिवीजन क्लास, एज वेल एज कल ऑफलाइन क्लास तो आपका जो रेगुलर चलता है वो तो है ही। थैंक यू वेरी मच।